हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जनवरी 2022 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी देशवासियों को दोस्तों गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, इसको सेलिब्रेट कीजिए। ये हम सभी देशवासियों का राष्ट्रीय पर्व है और इसी राष्ट्रीय पर्व पर दोस्तों आपको एमजेटी एजुकेशन ऑफर दिया करता है और इस बार आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर। तो कोई सा भी आप चाहे वीडियो कोर्स लो या फिर कोई सी भी ई बुक लो, सब पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये 24, 25 और 26 जनवरी तक था। आज 26 जनवरी है, आज लास्ट डेट है। आप इंडिया 50 कूपन कोड का यूज करके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमजेटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर वीडियो कोर्स सेक्शन या ई बुक सेक्शन में जाकर के आपको परचेज करने जाना है। जब आप परचेज करने जाओगे तो वहां पर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसी में आपको इंडिया 50 टाइप कर देना है। सिंपली अप्लाई प्रेस करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारी ई बुक्स और कोर्सेज का फायदा आधे दाम पर उठा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था दोस्तों आपसे, देश की पहली ट्रांसजेंडर आईडी किस राज्य ने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया उत्तराखंड ने। इसके अलावा भारत की कितनी महिलाओं ने अब तक मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है? तो अब तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है। सबसे पहले जीता था किसने? रीता फारिया जी ने। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है 25 जनवरी। 25 जनवरी को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे, और एक मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या इंडियन नेशनल टूरिज्म डे। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका करेक्ट 25 जनवरी से। नेशनल वोटर्स डे की पहले हम लोग बात करेंगे। नेशनल वोटर्स डे दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, हमारे देश भर में वोटर्स को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। ओके, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। 2011 से मनाया जाना शुरू हुआ है। इस बार इसका 12वां संस्करण है क्योंकि 2011 से शुरू हुआ है। अब देखिए ये 25 जनवरी ही क्यों चुना गया? क्योंकि 25 जनवरी को 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ओके, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 324 में दोस्तों इसके बारे में वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें बताया गया है कि भारत का चुनाव आयोग जो होगा वो बिल्कुल स्वायत्त संस्था होगी, उस पर किसी का भी कोई भी प्रेशर नहीं होगा। मैं आपको आचार संहिता पर वीडियो देने वाला हूं, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, साथ ही साथ मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो और जानकारियां बनती हैं वो बनती हैं चुनाव आयुक्त से। तो एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे हम लोग कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनके सहायता के लिए दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर में अभी बात करें अगर तो एक तो राजीव कुमार जी हैं और एक हैं अनूप चंद्र पांडे। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा है। इन सबका नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे या चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे दोस्तों। ठीक है ना, ये देखिए चुनाव आयुक्त लिखा हुआ है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कोई और होंगे, नहीं। पहले दोस्तों चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। 1993 के बाद से चुनाव आयुक्त का पद मुख्य चुनाव आयुक्त कर दिया गया और इनकी सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्त ला दिए गए। ठीक है, तो पहले चुनाव आयुक्त ही कहेंगे। ओके, इतना समझ में आया। वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं टूरिज्म डे की, यानी पर्यटन दिवस की। तो पर्यटन दिवस दोस्तों 25 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और पर्यटन को बढ़ावा देने से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब पर्यटक आएंगे उसमें विदेशी पर्यटक भी आएंगे। विदेशी पर्यटक आएंगे तो डॉलर में लेकर के आएंगे मुद्रा, करेंसी, और जब विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगे वो इंडियन करेंसी में चेंज होगी, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है वो बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप एग्जाम्पल में देख लो यूएई को। यूएई एक ऐसा देश है पूरा का पूरा पर्यटन पर ही डिपेंड है। ठीक है, दुबई वगैरह सब लोग घूमने जाते हैं, वहां पर पैसे खर्च करके आते हैं। तो फिलहाल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है इसके लिए, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है। ओके, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भारत में 40 हैं। मैंने आपको धौलावीरा के बारे में बताया था, धौलावीरा, और एक रामप्पा मंदिर बताया था मैंने आपको।
ये दोनों दोस्तों, रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ये दोनों अभी 39वां और 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के घोषित किए गए हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत में कितने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40 हैं। अच्छा, रामसर साइट कितने हैं? 47 हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीत लिया है दोस्तों स्मृति मानधाना ने। किसने जीत लिया है? स्मृति मानधाना। स्मृति मानधाना दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ये यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। इनको मिला है आईसीसी का प्लेयर ऑफ द वन ईयर का अवार्ड। आईसीसी ने 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स की घोषणा की हुई है। इसमें ये महिलाओं में भी, महिला कैटेगरी में भी और पुरुष कैटेगरी में भी सभी इवेंट्स में अवार्ड देती है। हर साल देती है, इस बार भी दी है। तो इसमें देखिए, अगर पूछा जाए कि बेस्ट विमेन क्रिकेटर कौन चुनी गई है, तो वो तो है स्मृति मंधाना भारत की। जो बेस्ट विमेन क्रिकेटर होता है दोस्तों, उसको दिया जाता है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया जाता है जो बेस्ट विमेन चुनी जाती है उस ईयर की, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में। और जो बेस्ट मेन क्रिकेटर चुना जाता है ओवरऑल कैटेगरी में, उसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाए हैं शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के ये बॉलर हैं, ठीक है, बॉलर हैं। शाहिद अफरीदी मत कर दीजिएगा, शाहिद अफरीदी रिटायरमेंट हो ले चुके हैं। शाहीन अफरीदी हैं, ये बॉलर हैं, ठीक है ना। स्मृति मानधाना इंडियन विमेंस टीम की क्रिकेटर हैं। अब देखिए अलग अलग इवेंट में कौन कौन पाया हुआ है। जैसे मोहम्मद रिजवान जो है, ये पाकिस्तान के हैं। इनको आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। आईसीसी का विमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमंट को चुना गया है। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया है, ये पाकिस्तान के कैप्टन हैं। आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये लिजेल ली को चुना गया है। और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को चुना गया है। चूंकि दोस्तों विमेंस में टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा उतना अभी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपरली चल नहीं रहा है, सभी देशों के खिलाड़ी उसमें भाग नहीं लेते हैं, इस वजह से उसमें अभी अवार्ड नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन जो रिवीजन करने लायक है, अभी दोस्तों आईसीसी ने अपने टीम ऑफ द ईयर की भी घोषणा की थी। और टीम ऑफ द ईयर में पुरुषों में तो कोई सा भी, ना टी20 में ना वो ओडीआई में कोई सा भी भारतीय क्रिकेटर शामिल नहीं था। महिलाओं में दोस्तों अगर बात करें तो ओडीआई टीम में 2 भारतीय महिला क्रिकेटर शामिल थी। कौन कौन? झूलन गोस्वामी और मिताली राज। और टी20 में इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी शामिल थी और वो यही थी स्मृति मानधाना। क्लियर? स्मृति मानधाना से एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, गुलाबी गेंद से ये शतक लगाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, ठीक है ना, टेस्ट में। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो दोस्तों ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है अभी जय भीम को और मराक्कर को। ये दोनों फिल्में जो हैं भारतीय फिल्म हैं, इन दोनों को अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग हुई है, अवार्ड नहीं जीता है, ठीक है। अभी अवार्ड्स की घोषणा नहीं हुई है। एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड एक ही होता है, तो कभी भी आपको एकेडमी अवार्ड दिखे या ऑस्कर अवार्ड दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जय भीम और मराक्कर की। तो जय भीम तो दोस्तों हिंदी में है, ठीक है, हिंदी फिल्म है, ठीक है। तो ये चौथी हिंदी फिल्म बन गई है भारतीय मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद शॉर्टलिस्ट होने वाली ऑस्कर में। मराक्कर जो है, ये देखिए मराक्कर, इसका पूरा नाम है मराक्कर अरेबिक तलिंदे सिंघम। तो इसको ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। ओके, इसके अभी जो लिस्ट जारी हुई है, अभी 276 फिल्मों की लिस्ट जारी हुई है, यानी एक शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। अब इस पर वोटिंग होगी और 27 मार्च को आएगा फाइनल रिजल्ट कि किस फिल्म को ज़्यादा रेटिंग मिली है, किस फिल्म को ज़्यादा वोट मिला है और किसको ऑस्कर अवार्ड मिलना है। तो इस बार का 94वां संस्करण होगा अकेडमी पुरस्कार का या अकेडमी अवार्ड का, या जिसे कहते हैं हम लोग ऑस्कर अवार्ड का। दुनिया में फिल्म के क्षेत्र का दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ओके, आगे देखते हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों अभी हाल ही में लद्दाख की टीम ने। लद्दाख की महिला टीम जो है ये आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती हुई है। 9वां इस बार का संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ था?
आयोजन इसका हुआ था दोस्तों लाहौल स्पीति जिले में। कहाँ पर हुआ था? लाहौल स्पीति जिले में, जो कि है हिमाचल प्रदेश में ही इसका आयोजन हुआ था। 9वां इस बार का संस्करण था। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली। आपको याद होगा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, फिल्म फेस्टिवल। इसमें हिमालयी राज्यों की फिल्में दिखाई जा रही थी। पहला इस बार का संस्करण था। कहां पर आयोजित हुआ? ये भी दोस्तों लद्दाख में ही आयोजित हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है? तो देखिए जियो ने 6G शोध, 6G शोध मतलब रिसर्च, ठीक है ना, 6G शोध में रिसर्च में तेजी लाने के लिए अभी हाल ही में इसने फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया हुआ है। फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ इसने समझौता किया हुआ है 6G में ये तेजी लाने के लिए। अभी देखिए अभी 5G टेस्टिंग अभी चलनी शुरू नहीं हुई है इंडिया में ठीक तरीके से, और अभी 6G टेस्टिंग शुरू करने के लिए ये काम करना शुरू कर दिया है। ये होता है विजन। आपको हमेशा आपको एडवांस सोचना होता है, आपको आगे का सोचना होता है, ठीक है ना। आगे का सोचिए। आगे का सोचने के लिए आपके पास दो एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा देता हूँ। एक तो मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, मुकेश अंबानी की ही कंपनी है, आप जानते ही हो। हमेशा दूर की सोचना। धीरू भाई अंबानी ने क्या कहा था? थिंक फास्ट थिंक अहेड, ठीक है ना, तेज सोचो जल्दी सोचो। इसके उन्हीं के बेटे हैं ये मुकेश अंबानी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा एलन मस्क का। एलन मस्क आप सबको पता है टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी, हाइपरलूप जैसी और द बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियों के ये मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी भी सोच आप देखिए, कितना ज़्यादा हाईटेक, कितना ज़्यादा एडवांस सोचते हैं, ठीक है, आगे आने वाली दुनिया की सोचते हैं। आपको भी हमेशा एडवांस सोचना होगा, आगे सोचना होगा, तेज सोचना होगा, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन में भी आपको सोचना होगा एडवांस में। ऐसा नहीं कि आज रहने दो, इसको कल पढ़ लेंगे, या इसको जब 1 महीना बचेगा जब एग्जाम में तब पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एडवांस करके चलो, आज इसको हम लोग कर लेते हैं, आगे चल करके हो सकता है सिचुएशन खराब हो जाए, या हो सकता है कुछ और भी पढ़ लें, ठीक है, कुछ नया चीज आ जाए। तो आपको भी एडवांस लेकर के चलना है। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं 6G यानी 6th जनरेशन की। ये टेस्टिंग करेगा टेलीकॉम सेक्टर में। तो अब 6G स्पीड की टेस्टिंग के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ समझौता किया है इसने दोस्तों अभी याद होगा आपको यूपीआई ऑटो पे सिस्टम शुरू किया था। ऑटो पे भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही समझ लीजिए माया जाल है, इसमें फंसाया जाएगा कस्टमर्स को, फंसेंगे कस्टमर बहुत ही अच्छे तरीके से। फायदा किसका होगा? जियो कंपनी का होगा, यूपीआई ऑटो पे, ठीक है। तो अगर आपकी मोबाइल में आना भी शुरू हो जाता है तो इसको अनलॉक मत कीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में 29 बच्चों को दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कितने बच्चों को? 29 बच्चों को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इन बच्चों को दोस्तों 1-1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। और इस बार के जो 29 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं ये 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिलेक्ट किए गए हैं। इस पे 15 बॉयज़ हैं और 14 जो हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है। इनको 6 कैटेगरियों में दिया गया है इनकी असाधारण क्षमताओं को और उपलब्धियों को देखते हुए। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 अभ्यास दोस्तों ये शुरू हो चुका है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में शुरू हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये नाटो के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। नाटो के जो सदस्य देश है ना, उसके द्वारा ये आयोजित हो रहा है। ये अभ्यास बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। नाटो के सदस्य देश हैं टोटल 30, और 30 देश मिल करके इस अभ्यास को कर रहे हैं, भूमध्य सागर में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई नाटो संगठन में दोस्तों जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं, जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो सभी के सभी इसमें जुड़े हुए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जो देश आसपास के उसके देश हैं, उन देशों का एक संगठन है नाटो। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो दोस्तों देखिए हो गई थी 1949 में, लेकिन
लेकिन क्या हुआ कि 1949 में जब हुआ तब तो सभी देशों को लगभग पावर समान मिल रही थी। फ्रांस हुआ, रसिया हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब हुआ। अभी क्या हुआ है कि नाटो का जो पर्पज है, जो मेन उद्देश्य है ना, ये केवल अमेरिका पर ही डिपेंड रह गया है। अमेरिका जो चाहता है वैसे ही नाटो भी करता है। तो इसी वजह से कई बार आरोप भी लगे कि नाटो जो है ये अब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है उस तरीके से। खैर वो सब बात की बात है। यहाँ पर हम लोग फैक्ट की बात करेंगे। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, सदस्य देश 30 है। एडमिरल रोब बाउबर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, नाटो हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में फुल फॉर्म में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। ये 12 दिनों का अभ्यास है नाटो के द्वारा भूमध्य सागर में। 24 जनवरी से ये शुरू हुआ है। 24 जनवरी से ये शुरू हुआ है और 4 फरवरी तक चलेगा। तो 12 दिनों का है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिए। अगला, अच्छा, लेखपाल का बैच आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे तमाम बैचेस आए हुए हैं दोस्तों, आप पेड बैच को ले सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर है। इस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। 50% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है India50। ये ऑफर केवल 24, 25 और 26 जनवरी के लिए था। 26 जनवरी यानी आज इसका लास्ट डेट है। तो आप सभी कुछ अभी आज लेने पर आधे दाम पर पा सकते हो। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपको पूरी सहायता की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या लेना है, कैसे क्या प्रोसेस है। ओके, अगला देखते हैं। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य दोस्तों बन गया है कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी हाल ही में AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। AVGC क्या होता है जी? AVGC का मतलब होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स। देखिए, अब आने वाला जो टाइम है ना, इसका एंटरटेनमेंट का जो तरीका है वो बिल्कुल बदलने वाला है। अब जो भी होगा एंटरटेनमेंट एनिमेशंस के जरिए, विजुअल इफेक्ट्स के जरिए, ठीक है। अब आप देख रहे हो गेमिंग को बहुत ज़्यादा, जो ऑनलाइन गेमिंग है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ऑनलाइन कॉमिक्स वगैरह ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले आप चंपक की चतुराई पढ़ते थे, चाचा चौधरी पढ़ते थे, ठीक है ना, आप नागराज पढ़ते थे, सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ते थे, डोगा पढ़ते थे, ठीक है, ये सभी कॉमिक्स पढ़ा करते थे। आजकल क्या है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही मिलेंगी। आज आप पबजी खेलते हो, ठीक है, फ्री फायर खेलते हो और बहुत सारे जो गेम हैं वो सब खेलते हो। विजुअल इफेक्ट्स में लोग वर्चुअल रियलिटी पर ज़्यादा गेमिंग जो बन रही हैं। अभी आप देख रहे हो मेटावर्स आ गया है। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल करके मेटा कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये बड़ी बड़ी एक्विजिशन कर रहा है गेमिंग कंपनीज का। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें फ्यूचर है। आने वाले टाइम में सारा कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने वाला है। ऐसे में कर्नाटक क्यों पीछे रहने वाला है? IIT सिटी है उसके पास, बेंगलुरु। तो कर्नाटक दोस्तों पहला राज्य बन गया है AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर लॉन्च करने वाला। भारत का पहला होगा, एशिया का सबसे बड़ा ये केंद्र होगा। कर्नाटक से कुछ रिवीजन अगर करें तो दोस्तों अभी ट्रांसजेंडर को पुलिस में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना था? कर्नाटक। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? कर्नाटक में हुई। कंबाला से याद आया जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू कहाँ पर हुआ था? जल्लीकट्टू दोस्तों, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। ये बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है, बैल पर प्रतियोगिता होती है, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है ना। इसके अलावा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक के पूर्व CM कौन थे? BS येदियुरप्पा, जिनको अभी कोरोना वॉरियर पुरस्कार दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में CDRI ने किस नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में CDRI ने दोस्तों ओमिक्रॉन परीक्षण किट लॉन्च किया है ओम नाम से। किस नाम से? ओम नाम से। ओम नाम का ये परीक्षण किट होगा। ओमिक्रॉन जो वायरस फैला हुआ है इसके लिए होगा टेस्टिंग किट। ये 150 रुपए में ही आ जाएगा आसानी से। 150 रुपए में ये टेस्टिंग किट मिल जाएगी और RT-PCR डायग्नोस्टिक किट है। कोई सा भी व्यक्ति इसे लेकर के अपने आप से टेस्टिंग कर सकता है, ठीक है ना। 2 घंटे में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ओमिक्रॉन भी कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी हाल ही में कुझंगल ने जीता है दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड। कुझंगल जान करके आपको गर्व महसूस होगा कि ये भारत की फिल्म है।
कुजंगल जो है ये भारत की फिल्म है, और ढाका इंटरनेशनल यानी कि बांग्लादेश में जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित कराया जा रहा है उसमें इसने जीता हुआ है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है, कुजंगल ने। अच्छा, एक चीज और, ये संस्करण कौन सा था? 20वां था। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था? 20वां संस्करण था। तो एशियाई फिल्म प्रतियोगिता कैटेगरी में इसने जीता हुआ है। इसको किसने डायरेक्ट किया है? पीएस विनोद राज ने। किसने? पीएस विनोद राज ने। सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का अवार्ड मिला है इंद्रनील राय चौधरी और सुगाता सिन्हा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है जयसूर्या को। अच्छा, एक पॉइंट अगर आपको याद होगा तो ऑस्कर 2022 के लिए, ऑस्कर 2022 के लिए ऑफिशियल एंट्री भारत की यही थी। भारत की ऑफिशियल एंट्री थी। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि शेयर करोगे अगर आप तभी आपका ये चैनल ग्रो होगा। और हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो जो लोग देखते हो रोजाना, सब्सक्राइब जरूर करके रखो। यहाँ पर हमारे पेड बैचेज हैं, इन पर आप अभी 33 नहीं 50% का आप पा सकते हो ऑफ डिस्काउंट आज के लिए सिर्फ। ये 33% का पहले चला करता था, लेकिन आज के लिए आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको यूज करना है INDIA 5050। ठीक है ना, तो इस कूपन कोड को आप अप्लाई करोगे तो सभी कोर्सेज ये पा सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। कहाँ के लाहौरी जुराबों और दस्तानों को GI टैग दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा वर्ष 2022 में नेताजी की कौनसीवीं जयंती मनाई गई? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पर भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती रहती है। इसके अलावा कोई भी वीडियो आने वाली है, कैसा क्या है चीज़ें, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं इस चैनल पर, सारा कुछ आपको वहाँ पर मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।